बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नासिब पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा समेत नून लीग इत्तेहादियों के 215 अरकान ने हल्फ उठाया, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐलान कर दिया है कि मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा हुकूमत साजी के हवाले से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, कल जो है 11 बजे सिंध असम्बली का इजलास तलब किया गया है और दूसरी जानिब जो है अपोजिशन जमातों की जानिब से कहा जा रहा है कि वो असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे, क्या कहेंगे? एक अफरा तफरी है और एक तवक्को थी और अभी भी है कि इलेक्शंस के बाद कोई सुकून ज़रा मामला किसी जगह जाकर ठहरें, वो ठहर नहीं रहे और उसके नतीजे में आप देखें कि सोशल मीडिया सर्विसेज जो एक्स है वो बंद पड़ा है। 5-7 दिन से कोई उसकी वजाहत भी नहीं कर रहा। और ये आज जो पंजाब में हुआ ये तो चलें, इस तरह से ऑपोजिशन ये होता है जो पंजाब असम्बली में मामला हुए। लेकिन बात यह है कि जैसे सिंध असम्बली का जिक्र है तो उसमें कल घिराव की बात जो है वो वहाँ पे जमात इस्लामी भी और MQM हकीकी भी और तहरीक इंसाफ भी और GDA की जमातें भी और देखें वो। और दूसरा ये कि मरकज़ में हुकूमत जल्द फौरी तौर पे उसको कोशिश हो रही है कि वो बनाया जाए और जल्दी से वो हलफ भी उठाएं और सेनेटर्स भी बने और सारे मामला। लेकिन ये बेचैनी का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी, अशद ज़रूरी इसलिए है कि वो तीनों चीज़ें जो हैं, और बेचैनी से मुराद सिर्फ जो हुक्मरान तबका है उसमें नहीं, एलीट क्लास में नहीं, बेचैनी से मुराद ये अवाम। तो ऊपर जब ये सब कुछ हो रहा है तो साथ साथ वो नीचे अगर आप ख़बरें देखें कि महंगाई इतनी हो गई, बिल इतने हो गए, बिल इतने आने वाले हैं, अवाम के सरों पे इतना बोझ, ये मतलब साथ ही वो अदारा शुमारियात है उसके हर TV चैनल्स पे टिकर्स भी साथ साथ चल रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसा है, आने वाले दिनों में ऐसा होने जा रहा है, बिजली के बिल, गैस के बिल, महंगाई, तो वो सारा का सारा बोझ, इतने अरब डॉलर जो हैं वो IMF से लिए जाएंगे। ये कर्जा है, ये मतलब कहीं कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ये कर्जा है, कर्जा लिया जाएगा, उसकी क्या शराइत होंगी वो। तो मतलब एक कैओटिक सिचुएशन है। इस कैओटिक सिचुएशन को वैसे तो ये हम कह सकते थे कि हुकूमत साजी है तो चलें जी, उसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं और जो भी कुछ हो रहा है वो सारा चल रहा है मामला। लेकिन असल बात ये है कि जब ये सोशल मीडिया वगैरह बंद होने चाहिए तो उससे एक लोगों के अंदर एक और हिजान पैदा होता है कि यार पता नहीं और क्या मसला है जिसकी वजह से ये एक्स सर्विस बंद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल हम जब बात करेंगे तो थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा इस बेचैनी में, जो कि इंतखाबात के बाद जिसमें इजाफा हो गया, यानी बजाय इसके कि वो ठहराव आए तो इसको ठहराव की तरफ लाना हमारे सियासतदानों का और हमारे अदारों का और हमारे अवाम का और हमारी अदालतों का सबका काम है कि ये ठहराव आए ताकि वो जो बुनियादी इश्यूज़ हैं जिसमें महंगाई है, अब तो महंगाई और सोशल अनरेस्ट भी साथ उससे शामिल हो रहा है ना महंगाई की वजह से, और लोगों में बेचैनी है जान कि यार पता नहीं क्या होने वाला है। और ख़ुद हुकूमत के वज़रा अगर ये कहें, मतलब आने वाली हुकूमत के जो मुमकिन वज़रा हैं या PDM के रहनुमा कहने लगें कि हो सकता है कुछ अरसे के बाद दोबारा इलेक्शन हो जाएँ, तो ये फिर मामला तो बड़ी अजीब सी सूरत बन जाती है। तो उन्होंने भी 2-4 इंटरव्यूज़ ऐसे दिए हैं 24 घंटों में कि जी हो सकता है जल्द इलेक्शंस करवाने पड़े, हो सकता है जल्द इलेक्शंस कराने पड़े। मतलब इसको अगर वो पूरे एतमाद के साथ ये कहें कि 5 साल पूरी करेगी हुकूमत और चलेंगे और ये सब, तो वो बात बनती है। लेकिन ख़ुद अगर ये हो गए ज़रूरत पड़ी तो जी हमारा इत्तेहाद टूट भी सकता है और इस तरह, तो वो एक गैर यकीनी की कैफियत इस वक्त है। तो मैन मेड क्राइसिस है, ख़ुद यहाँ पे हम लोगों ने तय करना है, लेकिन उसके नतीजे में एक हिजान बपा है और ये इसमें ठहराव आना ज़रूरी है ताकि जो रियासती मामलात हैं वो आगे चलें। तो ये उम्मीद करते हैं कि, और वही है मईशत और ख़ारजा पॉलिसी और उसमें जो है वो सारे आपस में, और सिक्योरिटी क्राइसिस, जो सिक्योरिटी क्राइसिस तो नहीं है अल्लाह का शुक्र इस वक्त, लेकिन बहरहाल ये भी जो इंटरनल टर्मोइल अगर होगा तो ये भी सिक्योरिटी का एक इशू होता है। ठीक है नहीं, अवाम की पल्स क्या है, अवाम के अंदर कितने सुकून से, ये सिक्योरिटी का इशू होता है। ठीक है ना, इसकी ये जो सोशल अनरेस्ट और बेचैनी है ना, ये भी सिक्योरिटी की डोमेन में आती है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा ठंडा करके और आगे चलें अगर, तो
निकल जाएंगे इस दौर से। लेकिन ये कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना, इलेक्शन कमीशन भी एक दिन एक ऐलान होता है, दूसरे दिन दूसरा ऐलान हो जाता है, फिर वो सीट उधर चली जाती है, फिर वो उधर चली जाती है, फिर वो, तो ये मामला चलते रहेंगे। बीच में असेंबली आ जाएगी, बीच में असेंबलियों में शोर होगा, फिर वो सड़कों पे मुजाहरे भी साथ शुरू हो रहे हैं। तो वो एक ऐसा मामला है जिसको मेरे ख्याल से हम जितना जल्द उस पर काबू पाएँ उतना ही मुनासिब है। सही। और कोई ऐसी बात है नहीं जिसके ऊपर तबसरा किया जाए मुल्क की सियासत में, सवाल इसके कि वो जो तवक्को थी कि ये ख़त्म हो जाएगा हिजान, वो बदकिस्मती से वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं कि अगले 24-48 घंटों में या 1-2 दिन में ये ख़त्म होगा, ये जो अफरा तफरी मची हुई है पूरे मुल्क में। और उसमें जो है वो एक दो बातें इसमें, और वो ये है कि मैं ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बाहर से जो है ना वो दबाव, रियासत के इश्यूज़ हैं, तो तब देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान में इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। और अगर इस तरह से सूरत हाल बन रही है तो फिर उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है कि हमारे ऊपर एक दबाव आएगा। हमने कर्जा लेना है, हमने IMF के पास जाना है, हमने मुल्कों के साथ तिजारत करनी है, बहुत सिक्योरिटी के इश्यूज़ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और सिक्योरिटी का आप देखें कि ये जो आज और कल के जो 24 घंटे हैं, इसमें 2 साल हो जाएंगे यूक्रेन जंग को। यूक्रेन जंग को शुरू हुए 2 साल हो जाएंगे। और इसमें जब ये शुरू हुई थी, मतलब ये वही दिन है जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, तो ये आप समझ लें कि ये 2 साल पहले का वो दिन है जो बानी तहरीक के बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ खान साहब जो हैं वो वहाँ पहुँचे हैं। और वो यानी अब ये हम उसको टाइमलाइन के देखें तो ये वो 24 फरवरी को ये सारा सिलसिला हुआ था। और मतलब है कि खान साहब की वहाँ पहुँचना हुआ था, और उसके बाद वो फिर फ़ौरन ही एक मामला जो है वो अदम एतमाद की तहरीक की तरफ चले गए। तो 2 साल इस वाक़े को जंग छिड़े हो जाएंगे। और शायद ये नहीं, मैं इसको आइसोलेशन नहीं लूँगा, मतलब एक इंतहाई मिसकैलकुलेटेड जंग कि जो जिसने कैलकुलेशंस के मुताबिक 5-6 दिनों में ख़त्म हो जाना था, माशी पाबंदियों के बाद और ये सब कुछ कर के, तो वो 2 साल तक खिंच गई। 2 साल तक खिंच गई, और 2 साल तक खिंच गई, और उसमें 71 साल व्लादिमीर पुतिन जो हैं 71 ईयर्स, वो जो कदीम रूस, मतलब सोवियत यूनियन को भी कह सकते हैं हम, स्टालिन को से, या लेकिन जो एक होता पुराना रूस, सल्तनत रूस के जो हुक्मरान थे ना, जो बड़ा उनका एक स्टाइल होता था कि जिसमें वो जंगें भी लड़ रहे हैं, वो सफारतकारी भी कर रहे हैं, वो मतलब है कि अपने मुखालफिन के साथ कैसे निपटना है वो भी निपट रहे हैं, और एक पावर के साथ दोबारा। और अभी कल की ही तो बात है, कल की बात ही है कि हमारे मतलब इतना को पुराना कि सोवियत यूनियन टूट गया था। और लेकिन अब जो है वो 2 साल तक जो है वो इन्होंने खींच के आगे ले गए। और 1999 से 1999 से पुतिन इक़्तिदार में है, वज़ीर आज़म भी और फिर सदर भी, और 2030 तक रहेंगे। अगले महीने इलेक्शन होना है, तो तवक्को यही है कि वो 1999 से 2024 तक ये हो गए। और फिर यानी ये जोसेफ स्टालिन के बाद जो है वो सबसे ज़्यादा तवील अरसे तक हुक्मरान रहने वाला मजबूत सोवियत यूनियन के बाद एक मजबूत क़यादत वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन के नाम पे उभरी है, जो कि जिन्होंने पूरी दुनिया को दोबारा हिला के रख दिया है कि नहीं भाई रशिया मौजूद है, ख़त्म नहीं हुआ सोवियत। मतलब वो ये मैंने बहुत ही अजब मामला हुआ है कि इस तरह इमर्ज होकर व्लादिमीर पुतिन जो है सामने आए। और ये जो है व्लादिमीर पुतिन, ये लेनिनग्राड में इनकी पैदाइश हुई थी, जिसको सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं। 16 साल ये KGB में रहे, यानी 99 से कुछ साल पहले तो ये सियासत में आ गए थे, लेकिन उससे पहले 16 साल KGB में। और उसके बाद FSB के डायरेक्टर, जो कि उनकी इंटेलिजेंस सर्विस है। और फिर उसके बाद अच्छा, इनके 2 भाई जो हैं, इनके जो दादा यानी ग्रैंडफादर इनके, वो व्लादिमीर लेनिन
और जोसेफ स्टालिन उनके लिए खाना बनाया करते थे। और ये बड़ा एक गरीब घराने से इनका ताल्लुक़ है, वो उनके बावर्ची थे। और इनके जो दो भाई हैं, दूसरी जंग अजीम में जब जर्मन से लड़ाई हो रही थी, तो एक भाई जो है वो डिप्थेरिया से, बहुत छोटी उम्र में उसकी डिप्थेरिया से डेथ हो गई थी, जिसको खन्नाक भी कहते हैं। और दूसरा जो भाई है उसकी जो डेथ है वो उसका उसका जो कॉज ऑफ डेथ है, दूसरा भाई, ये 3 भाई थे, तो दूसरे भाई की जो डेथ है वो भूख से हुई, उसको खाना नहीं मिला छोटे बच्चे को, तो उसकी डेथ हो गई थी। ये नाजी जर्मन्स के साथ जब रशिया की लड़ाई हो रही थी। तो बड़ी आप देखें कि एक अजीब सा फील होता है ना कि एक भाई की डेथ हो जाए, चाहे बीमारी से हो जाए, तो समझ में आती है भूख से इंतकाल हुआ था। तो ये व्लादिमीर पुतिन जो हैं, ये उभर के दुनिया में इस वक्त सामने आए हैं कि जिन्होंने 2 साल तक इस जंग को खींचा है। और जब 2 साल हो गए हैं तो वो पै दर पै पिछले दिनों में जो फतवाहात हो रही हैं और कब्ज़े हो रहे हैं और लड़ाई हो रही है और ये सारा कुछ हो रहा है। और फ्रांस के एम्बेसडर कह रहे हैं कि नेटो के दूसरे जो ईस्टर्न यूरोप के मुल्क हैं, वहाँ के बॉर्डर्स पर भी लड़ाई हो सकती है। और एक क्या है इस वक्त। और रशिया जो है उसने, अब ये देखें कि एक तो यूक्रेन के दोस्त, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि एम्बार्गोज लग गए, ऑयल के लग गए, दुनिया के कई मुल्क खड़े हो गए, नहीं तो ऑयल लेंगे। उसके बाद वो पूरी कैलकुलेशन ही चेंज हो गई, ठीक है। और कोई फाइनेंशियल उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो नॉर्थ कोरिया की कुर्बत हो गई, चाइना के साथ अलायंस बन गया, ओपेक प्लस अपनी जगह बन गया, अफ्रीकन यूनियन आ गई, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रिक्स और बड़ा हो गया। तो बहुत कुछ हुआ इन 2 सालों में। अच्छा, दूसरा जो मामला है, एक तो यूक्रेन का मामला, तो 2 साल हो रहे हैं चूँकि, तो अब इस पर काफ़ी ज़्यादा दुनिया भर इसको डिस्कस कर रही है कि भाई 2 साल में क्या हुआ। यूक्रेन की जंग 2 साल खिंच गई है। और इसीलिए तो बाइडेन साहब ने गाली दे दी थी, क्योंकि पुतिन को तो गाली दे दी थी उन्होंने, तो उसके ऊपर रिएक्ट किया उन्होंने। लेकिन ये है कि ये एक आप देखें कि कुछ सोच नहीं सकता था 2 साल पहले। दूसरा जो मामला है वो है, जो फिर मैं वही बात करूंगा, वो है गज़ा का। अच्छा, अब एक मेरा ख्याल है कि अब वो कहते हैं ना कि अब वो आखिरी जो है ना इसका, ये एक बड़े फैसला कुन मरले पे दोबारा दाखिल हो गया ये जो जाहिरियत है। और दोबारा पेरिस में पहुंच गए सब। वो जो पेरिस में दोबारा पहुंच गए हैं, यानी उसमें विलियम बर्न्स भी हैं जो कि CIA के डायरेक्टर हैं, और उसमें मोसाद के सरबराह भी हैं डेविड बार्निया, और उसमें जो है वो जो कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अज जासिम सानी वो भी हैं, मेजर जनरल अब्बास मुस्तफ़ा भी हैं जो कि मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ हैं, और अब्बास कमाल, और उसके बाद जो है वो रोनन बार भी हैं। रोनन बार जो शिनबेत जो है ना, वो इंटरनल सिक्योरिटी है। एक वहाँ पर एक जो इनका इंटेलिजेंस का ढांचा है ना, उसमें यह है कि एक तो इंटरनल सिक्योरिटी है इसराइल की, और एक जो है इसमें आप समझें कि इसमें एक शिनबेत है। ये 8 फरवरी 1949 को बनी थी। ये इसराइल डिफेंस फोर्सेस से निकली और बेंगोरियन ने इसको बनाया, और ये इसके 3 डिपार्टमेंट्स हैं, और फिर ये ओवरसाइट करती है। ये भी डायरेक्टली शिनबेत भी जो प्राइम मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करती है। 1000 लोग इसमें जो है वो थे 90s के अंदर। लेकिन ये है कि देखना है कि इसका बजट जो है वो मोसाद का वो $2.8 बिलियन तक पहुंचता है। 2018 का मैं ये फिगर दे रहा हूँ, अब लेटेस्ट इसकी डिटेल्स। दूसरी जो है वो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी अमन के नाम से, अमन जो है वो भी 1950 में बनी थी, वो भी बेंगोरियन ने बनाई थी, और ये मिलिट्री इंटेलिजेंस है। ये इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो उसका नाम अमन है, और वो भी प्राइम मिनिस्टर को, और लेकिन उसके साथ ही वो जो इसराइली फ़ौज है उसके जनरल स्टाफ को भी रिपोर्ट करती है, उसके भी मेंबर्स जो हैं वो, और उसका बजट।
अच्छा, और इसका बजट क्लासिफाइड है, वो जाहिर नहीं होता। अमन का, मिलिट्री इंटेलिजेंस का बजट जो है वो क्लासिफाई रखा हुआ है इन्होंने। और फिर मोसाद है, ये भी बेन गोरियन ने बनाई थी, जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे पहले इसराइल के। और ये जो है ये मतलब ये वो है जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस को भी और कवर्ट ऑपरेशंस को भी, काउंटर टेररिज्म को भी, और ये जो थी। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त इसराइल मोसाद। तो ये इयन ब्लैक और बेनी मॉरिस की किताब है, मोसाद, शिनबेत और अमन। अच्छा, इसको ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में, इंग्लिश में भी है। और अगर किसी ने पूरा इसराइल का वो डिफेंस इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर समझना हो तो ये चंद बेहतरीन किताबों में से एक है। ठीक है, हाईली रिकमेंडेड अगर किसी ने इन डेप्थ पढ़ना हो, और बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी हुई है। अच्छा, एनीवे, अच्छा अब उसमें, लेकिन मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पे पेरिस में ये सब जमा हो गए दोबारा, यानी मिस्र, यानी CIA, यानी कतर और इसराइल, ये सारे जमा हुए दोबारा पेरिस में। और पेरिस, अच्छा यहाँ जो डेविड बार्निया है ना, जो मोसाद है, मोसाद के जो सरबराह हैं उनका रोल कुछ बहुत ही अजब सा है इस मामले में, क्योंकि वो अमन मुज़ाकरात में भी हैं। और ये मोसाद वो हैं जिन्होंने कहा था कि हम पूरी दुनिया में हमास के लोगों को कत्ल करेंगे, दूसरी मुल्कों में। तुर्की में इनके लोग पकड़े हुए हैं, तुर्की ने बहुत सारे जासूस पकड़े हुए हैं। तो ये एक अजब सी बात है कि अमन मुज़ाकरात में मोसाद, CIA के सरबराह भी शरीक हो रहे हैं अमन मुज़ाकरात में। तो चलें, मतलब अमूमन ऐसा होता है कि किसी और शख्सियत को सामने रखा जाता है और चलें पीछे CIA बैठी हो, लेकिन वो सामने जो हैं वो तो कोई और लोग होते हैं, कोई डिप्लोमेट्स होते हैं, वो मुज़ाकरा। लेकिन ये बड़े कमाल की बात है कि इसमें सवाए कतर के, जहाँ के वज़ीर आज़म और वली अहद हैं, बाकी मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स बैठे हुए हैं, और वो अमन मुज़ाकरात के अंदर भी हिस्सा ले रही है। अमन मुज़ाकरात में ऐसा ना, पीस के ऊपर जो मामला था, मतलब बिल्कुल लगता है ऐसे जैसे कोई 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 होता है ना कि मतलब कोई इंटेलिजेंस चीफ्स बैठ कर डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ये जो 30,000 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और जो इतने होने हैं तो उनका क्या कहा। भाई आप चलें पीछे बैठे इंटेलिजेंस एजेंसी, तो ख़ासतौर पे ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी जो कह रही है, उसका सरबराह बैठा हुआ है जो कह रही है कि हमने दूसरे मुल्कों में जाके कत्ल करना है, तो और उसका फेलियर है, उसका बहुत बड़ा फेलियर है, उसका भी अच्छा शिनबेत का भी फेलियर है उसका, और मिलिट्री इंटेलिजेंस अमन का भी फेलियर है। ये जो 7 अक्टूबर हुआ है, ये तो तीनों को पटखा देना चाहिए था इसराइल में अभी तक, लेकिन वो तीनों अब मौजूद भी हैं मुज़ाकरात में, फिर वापस जाते हैं। फिर वो, मुझे ये नहीं पता कि इनके नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या इनके अभी भी इनसे ऑर्डर्स ले रही है या वो अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली वो सब कुछ कर रही है, क्योंकि ये तो उसमें शरीक है ना। मतलब है कि पेरिस जा रहे हैं, कभी दोहा आ रहे हैं, कभी कायरो जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, तो ये बड़ी अजब सी बात है। और मोसाद के सरबराह और कह रहे हैं उन्हीं मुल्कों में हमने मारना है हमास के लोगों को। तो चलें, ये भी हमने देखना था, वो चलें, मतलब ये होना आइडियली तो डिप्लोमेट्स करते हैं बातचीत, और पीछे वो मोसाद और CIA रहती है। वो CIA खुद अमन मुज़ाकरात में शरीक है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। और जो लेकिन ये मुज़ाकरात में जो शरीक नहीं थे, लेकिन जिनको दबाव डालने के लिए भेजा, वो तो ब्रेड मैकक थे, जो कि अभी इसराइल आए और कायरो भी गए हैं। तो कायरो गए हैं तो वहाँ से कायरो इसराइल का दौरा कर रहे हैं, और ये मशरिक़ वस्ता के लिए जो खुसूसी नुमाइंदे हैं वाइट हाउस के, तो वो अमन मुज़ाकरात में है नहीं पेरिस में। तो बहरहाल मतलब है कि जो मिजाज यार में आए, मतलब उनकी मर्जी है भाई, उन्होंने डिप्लोमेट उधर भेज दिए और मुज़ाकरात के लिए उनको डाल दिए। ये डिसाइड होना है, क्योंकि देखें इसमें ये जंगें हुई हैं ना, अब उनके सामने गारंटीज वो ले रहे हैं सारी। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि पेरिस में मुज़ाकरात हो रहे हैं, दोबारा शुरू हो गए मुज़ाकरात, वही। और प्रेसिडेंट बाइडेन पे शदीद दबाव है कि भाई आप जो हैं, अच्छा इन्होंने फिर बैठे बैठे एक पटाखा चलाया है दोबारा। एक तो कत्ले आम जारी है रफ़ा के ऊपर, फिर हमले हो रहे हैं। इन्होंने अपना एक नया मुआहिदा आज जो है वो पेश कर दिया नेतन्याहू ने। वहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं वो पुराने पेरिस एकॉर्ड पे,
ये कह रहे हैं कि जी ऐसा है कि हम जंगबंदी कर देते हैं, लेकिन जंगबंदी के ये नया प्लान इन्होंने पेश किया है, उसको उड़ा दिया है फ़लस्तीनियों ने भी, और बड़ा सख्त रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ OIC की तरफ से और अमेरिका की तरफ से भी और यूरोपीय यूनियन की तरफ से। वो कहते हैं ऐसा है कि मैं सीज़ फायर चलने जंग बंद कर देता हूँ, लेकिन उसमें शर्त ये है कि जो एक तो ये है कि जो मिस्र के साथ बॉर्डर है पूरा, उस पर इसराइली फ़ौज होगी, गज़ा के अंदर भी इसराइली फ़ौज ही कंट्रोल करेगी, कोई दूसरे अरब मुल्क के इस्लामी मुल्कों की फ़ौज नहीं आएगी, मतलब वही फ़ौज ही रहेगी। जंगबंदी कर देते हैं और इस दौरान जो है वो हम जंगबंदी करके फ़ौज जो है वो अपना पुरअमन ऑपरेशन जारी रखेगी अंदर, और यही सिलसिला जो मगरिबी किनारे में भी होगा, उसमें कोई 2 स्टेट सोल्यूशन और ये पूरा प्लान इन्होंने पेश किया नेतन्याहू। मतलब ये असल बात ये है ना कि जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ रहा है, अमेरिका के लिए अब एक अनोखा मसला बन गया है, और अमेरिका के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, उनके सेनेटर्स, उनके कांग्रेसमैन अब वो ख़त लिखना शुरू हो गए हैं कि भाई क्या नेतन्याहू आपकी बात नहीं सुन रहा, मतलब आपकी बात फिर सुन कौन रहा है, इस वक्त पूरी दुनिया में कौन सुन रहा है? कोई यूरोप का मुल्क सुन रहा है आपकी बात कोई अमेरिका है। अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो बड़ा, तो बाइडन की पॉलिसीज़ जो हैं वो बिल्कुल ये यूक्रेन और फिर गज़ा के कत्लेआम के वो बिल्कुल अजीब सी हो गई हैं। तो अंदर का प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि भाई आप क्या बार बार सुनाते हैं कि ये उसको भी गालियां दे रहे हैं पुतिन को, कभी इसको गालियां दे रहे हैं आप, अब तो आपके फ़ोन का कोई असर नहीं है कि आप फ़ोन करते हैं बार बार नेतन्याहू बात नहीं सुन रहा आपकी। तो मेरे ख्याल से ये वो जो इन्होंने वीटो भी किया ना, तो इसलिए किया कि जी हम वीटो इसलिए कर रहे हैं UN के अंदर कि हमारी जो अपनी जो पीस प्रोसेस की कोशिश है उसके ऊपर असर पड़ेगा, तो इसलिए हम इस करारदाद को वीटो कर रहे हैं, लेकिन हम मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। चलें जी, अब वो मुज़ाकरात कायरो में भी नहीं हो रहे, वो पेरिस में, फिर पेरिस पे चला गया मामला, और मैक्रोन बड़े स्टेट है उनकी जो 2 स्टेट सॉल्यूशन के हवाले से पॉलिसी है, तकरीबन सारे पूरे यूरोप की। अमेरिका भाग गया 2 स्टेट करके, वो दौड़ गया अमेरिका का, तो सारा ये था जब ये ऑस्लो मुआहदे और ये सारा हुआ था 2 स्टेट सॉल्यूशन, तो बात ये कि वो दौड़ गया अमेरिका खुद, तो अमेरिका इसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। लेकिन इशू ये सारा कि इस दौरान जो है वो इसराइली जहरियत ये जो है ना, एक एक दिन एक एक घड़ी, जिसमें वो रफ़ा के ऊपर कभी अस्पताल पे आज भी उन्होंने हमले किए, फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, और ये बड़ी हिम्मत है। मैं बताऊं आपको, ये जो लेबनान में हिजबुल्लाह हैं, या ये जॉर्डन में जो बैठे हैं अरब और फ़लस्तीनी, मतलब वो रुके हुए, वो सारा इंतज़ार कर रहे हैं ये ब्लो अप ना हो जाए किसी तरह चीज़। और इजिप्ट और दुनिया भर में मुजाहरे भी आप देखें नहीं ना, मतलब लोग इसको कि इससे पहले कि ये ब्लो अप हो, इसको अमेरिका ने रोकना है, वरना फिर किसी के काबू में नहीं आएगा मामला। ये वो बात है जो सेक्रेटरी ब्लिंकन कह के गए हैं सबसे। सेक्रेटरी ब्लिंकन से मिल कोई नहीं रहा था पिछले दौरे में, ठीक है ना, सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात ही शर्त पे हुई है कि वो जाके इसको पीस एग्रीमेंट को और ये मुआहदे को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें अल्टीमेटली 2 स्टेट सोल्यूशन है। अच्छा, अब लेकिन इसमें जो है वो हुतीज़ ने एक और कमाल की है पिछले 24 घंटे पहले। तो उन्होंने कहा कि जी 3 मुल्कों के तरफ से पाबंदी है जहाज़ों में, इसराइल और अमेरिका और बरतानिया, उनके जहाज़ तो यहाँ आए ना। एक उन्होंने हमला कर दिया एक और जहाज़ पे, उस जहाज़ को भी आग लग गई, एक और जहाज़ को आग लग गई, वो भी शायद उसका कोई बरतानिया से ताल्लुक, वो भी आग लग गई। लेकिन उन्होंने ये आज बाकायदा ऐलान किया है कि अब जो हमारे हमले हैं वो हमारे जो सबमरीन वेपन्स हैं वो हम उसमें इस्तेमाल करेंगे, यानी ज़ेरे ज़मीन, सॉरी ज़ेरे समंदर, ठीक है, ज़ेरे आब। अच्छा, तो वो हम सबमरीन वेपन्स इसमें यूज़ करेंगे, और सबमरीन वेपन्स जो हैं ये कोई मतलब कोई नई चीज़ नहीं है। सबमरीन वेपन्स जो हैं ये मेरे ख़्याल से 1870 या 1860 में ये यूज़ हुए थे पहली दफ़ा, अंडर वाटर वेपन्स, सबमरीन वेपन्स, और पहली और दूसरी जंग अज़ीम में तो बहुत ही इस्तेमाल हुए। बड़े बड़े जहाज़ जो हैं, और जर्मन ने यू बोट्स बनाई थी, यू बोट्स कहलाती थी उस ज़माने की। अगर हम अखबार देखें ना तो बड़े बड़े जहाज़ यू बोट्स ने ये गिरा दिए थे। अगर हम देखें, यू बोट्स ने 9 जहाज़ गिरा 9 शिप्स को डबो दिया, ये बड़ा रौला रप्पा था। लेकोनिया को यू बोट ने डबो दिया। ये यू बोट कहलाते थे जो सबमरीन्स थी ना, फर्स्ट और सेकंड, 9 जहाज़, 9 यानी आप सोचें 9 शिप्स को यू बोट्स ने उड़ा दिया। तो ये यू बोट जो है ना उस ज़माने में
और ये हम देखें, अगर इवनिंग ट्रिब्यून देखें, ये तो बहुत ही पुराना है, ये जो दिखा रहा हूँ ना मैं आपको इस वक्त, ये तो 19वीं सदी का। तो उस वक्त जो है बिग ब्रिटिश वॉरशिप संक बाय जर्मन सबमरीन, और यानी सबमरीन का जो है अलाइज क्लेम दे आर गेनिंग ग्राउंड इन फ्रांस। ये पहली जंग अजीम का, सॉरी पहली जंग अजीम का है। तो ये 20वीं सदी के शुरू का। तो बात ये है कि इन अखबारों को अगर देखें ना, तो इन अखबारों को पढ़ के आपको पता चलता है कि ये जो है ये उस ज़माने में, अब यानी इसको अभी तो हम दूर से दिखा रहे हैं ना, अगर अब इन रियलिटी अगर ये पढ़े ना ये पूरी न्यूज़, तो आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा। फिर उसके बाद ये जो न्यूयॉर्क ट्रिब्यून वाला है, उसमें देखें कि ये जो यू बोट ने सिंक कर दिए 9 जहाज, तो उसमें देखें टॉक ऑफ हिडन यू बोट बेसिस, मतलब यू बोट बड़ी एक जो है ना, अमेरिकन अब्रोड वन लाइनर, नो लाइव्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयर्स रश फ्रॉम न्यूपोर्ट ब्रिंग 256 पर्सन, मतलब एक जो ना फट, एक बहुत बड़ा एक था मसला कि भाई ये सबमरीन वेब को कैसे रोकना है, वेपन्स, वो हुतीज़ कह रहे हैं हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, और हुतीज़ के पास जो है जो वेपन्स हैं, वो हुतीज़ के पास जो अमेरिका की तरफ से ये जाहिर किया गया है कि उन्होंने मुख्तलिफ जहाज़ पकड़े, और उन पे जो जहाज़ तो वो अच्छे खासे बड़े साइज़ के हैं, मतलब उनके पास जो अनक्रूड अंडर वाटर वेसल्स हैं, अगर हम उनकी तस्वीर दिखा सकें यहाँ पे, तो इनको यूएस कोस्ट गार्ड्स ने यमन के करीब 2024 15 फरवरी अभी इनको मिला था सामान यहाँ से। अगर पिक्चर्स को बड़ा करके दिखा सके तो ये इलेक्ट्रिक इसकी प्रोपल्जन है पीछे, फिर सिस्टम है, और फिर वॉरहेड है आगे। अब ये जो अंडर वाटर और सबमरीन हुतीज़ ने ऑफिशियली आज अनाउंस किया है कि हमें चूँकि कामयाबियाँ हासिल हुई हैं बहुत ज़्यादा, तो आने वाले दिनों में हम ना सिर्फ ये अपने ड्रोन्स, अच्छा, और इलाद के ऊपर एक ड्रोन मार दिए, एक जहाज़ को आग लगी है, वो जो जनूबी इसराइल में इलाद शहर था उसमें भी एक वहाँ रहा है, फिर वो आयरन डोम वहाँ से एक्टिव हुआ। तो ये इतनी पावर हुतीज़ के पास है, ये भी अब यहाँ के मुल्क भी सोच रहे हैं कि एक मिनट ठहर जाएं, ये जंगबंदी वहाँ हो भी जाती है, तो ये जो पावर इमर्ज होकर सामने आ गई है हुतीज़ की, तो यानी जिसने मतलब है कि जो किसी भी वक्त फ्यूचर में इतनी सलाहियत रखती है कि पूरी शिपिंग लेन्स को ब्लॉक कर दे, और ये तो ये हुतीज़ एक नई पावर इमर्ज हो गए हैं इसमें, इस पूरी जंग के दौरान, जिसका पहले किसी को अंदाज़ा नहीं था कि हुतीज़ के बाद इतनी पावर होगी। तो यूरोप का इत्तेहाद बनेगा, अमेरिका इत्तेहाद बना रहा है, तो हुतीज़, चाइना से अमेरिका बात कर रहा है, ये हो रहा है, हुतीज़ इमर्ज होकर आगे आके हैं, जो एक बिल्कुल एक नई पावर होती है ना, कि आप अनएक्सपेक्टेडली वो एक पावर इमर्ज हो जाती है जंग के दौरान। तो ये गज़ा की जाहिरियत में हुतीज़ एक पावर बन के इमर्ज हो गए हैं, वो दुनिया की तिजारत को भी ला सकते हैं, उनके पास वेपन्स भी हैं, वो जहाज़ों को मतलब आग भी लगा सकते हैं, उनके ऊपर स्ट्राइक किया जाए उस पर भी कोई असर नहीं होता, वो जवाबन स्ट्राइक कर देते हैं। तो ये, और उनकी पहुंच जो है वो इसराइल तक है, इसराइल तक भी है, और कई अरब ममालिक तक भी, मुसलमान ममालिक तक भी। तो हुतीज़ एक बड़ी पावर बन के इमर्ज हुए। अब ये कैसे इसको ख़त्म करना है, क्योंकि डायलॉग मैंने कहा ना शुरू हो गया पेरिस के अंदर, और तमाम दुनिया की नज़रें इस बात पे हैं कि कल परसों रमज़ान से पहले प्रेसिडेंट बाइडन ने यकीन दहानी करवाई है अपने, वो ज़ाहिर है जहाँ जा रहे हैं अपने फंड रेजर्स में बाकी जगहों पे, कि वो रमज़ानुल मुबारक से बहुत पहले जंगबंदी करवाएंगे। और यहाँ पे नेतन्याहू अब मेरे ख्याल से धीमे धीमे, क्योंकि उन्होंने टीम, अच्छा वो ले गए इसको ना वॉर कैब, पहले तो ये था कि नेतन्याहू अकेले भेज रहे हैं मोसाद चीफ को, अब उनकी काबीना ने अप्रूव किया। उन्होंने कहा भाईजान काबीना के लोगों, ये मेरे मत्थे मत डालना कि मैं ये मुज़ाकरात कर रहा हूँ 2 स्टेट सोल्यूशन वाले, ये अप्रूव करो कि मोसाद का चीफ तुम सबकी मर्जी से जा रहा है। सब ने अंगूठे लगाए उसके ऊपर टिक 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 करके, ठीक है ना। भाई अमेरिका से कॉल आ रही हो, और जो आइसोलेशन में चला गया ना इसराइल, बिल्कुल ही अमेरिका उनसे कह रहे करो भाई इसको, तो इन्होंने वॉर कैबिनेट से अप्रूव करवा के मोसाद के चीफ को भेजा है। अब ये नेतन्याहू नहीं कह सकते मुझे तो पता ही नहीं, अच्छा मोसाद का चीफ ये कर रहा था, वो और कैबिनेट से मंजूर करवा के और फिर मुज़ाकरात के लिए भेजा है। लेकिन पब्लिक के सामने वो ये कि ये एक मुआहदा है और उस मुआहदे में ऐसे होगा वैसे होगा, और कतर और इजिप्ट बहुत शदीद, और अरब ममालिक इस वक्त जो है वो बहुत सख्त उनकी टोन है, क्योंकि नेतन्याहू ने बीच में उनके साथ भी छिड़खानी करने की कोशिश की। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, जो हुकूमत साजी के हवाले से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, आज भी शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई एमकेएम के वक्त से, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल तय हो गया है आपस में, कुछ तय हो गया है, लेकिन कुछ बड़ी अहम जो मनसब हैं उनके ऊपर अभी बातचीत हो रही है, वो अभी तक तय नहीं हुए। और कुछ जो हैं वो मेरे ख्याल से सूबाई हुकूमतें, तो जैसे आज पंजाब में हलफ बर्दारी की तकरीब हो गई, लेकिन उसमें अब ये कि ये अब ज़रा बैठे 2 4 5 दिनों में ज़रा देखते हैं हुकूमत साजी कैसे होती है मुकम्मल, तो फिर उस पर बात करेंगे। IMF के हवाले से जो ख़त की बात है ना, जी जी। IMF के हवाले से वो मेरा नहीं ख्याल कि उसका ख़त का कोई ख़ास इम्पैक्ट होगा, लेकिन जो उनका जो ये केयरटेकर गवर्नमेंट के हवाले से, एक तो उन्होंने वजाहत की कि जी कर्ज़ा नहीं लिया गया, उनकी तरफ से लामी आया, वो जो इतला थी कि जी उन्होंने इतना कर्जा लिया, वो बहरहाल ठीक है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन, लेकिन IMF के जो मामला इस केयरटेकर दौर में रहे वो बहुत बेहतर रहे हैं, वो बहुत बेहतर रहे हैं। और वो मतलब एक ठहराव सा, मैशत महंगाई तो बढ़ी, मैंने तो कहा था ऐसे गई महंगाई, लेकिन फिर जाकर रुक गई एक जगह, मतलब वो मुसलसल, लेकिन अब जो है ना वो फिर उसके ऊपर जाने के इम्कानात हैं। इन्हों की चीज़ें महंगी हो गई हैं, लेकिन फिर महंगी रुक गई जाके, तो लोगों ने कहा कि अच्छा जी चलें अब यार इसी में गुजारा करते हैं। लेकिन अब जो इसका ऊपर दोबारा ये जाने को है ना तेज़ी के साथ, वो एक लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा आने वाले दिनों में। अब उससे कैसे हुकूमत निबरत आजमा होती है, क्योंकि वो बार बार देखें ना इतना, वो उसका दिसंबर से इसमें एडजस्ट होगा, नवंबर से इसमें एडजस्ट होगा, जनवरी का बिल इसमें एडजस्ट होगा, तो वो पुराने किसी का बिल ये वो, अब वो भी केयर टेकर जा रहे हैं, तो वो भी अगली हुकूमत के मत्थे लगेगा। तो वो अब वो चैलेंजेस वो हैं, असल चैलेंजेस जो हैं ना, जो वो अहम मामलात हैं। और फिर लोगों के अंदर ये एहसास कि भाई जो मतलब है कि मतलब काफ़ी इश्यूज़ हैं। मैंने कहा ना अदालतों में आगे पीछे सियासतदान हमारे बैठ के आपस में अगर बात करें तो बेहतर है, लेकिन ये कि बदकिस्मती से डायलॉग नहीं हो रहा और तलखियाँ बढ़ रही हैं। और इसकी में अब देखें, और ये कई दफ़ा ऐसा होता है कि इलेक्शंस के बाद जो है, मैं इसको कंपेयर, मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि यहाँ पे मामला ठीक हो जाए, लेकिन बांग्लादेश में इलेक्शंस के बाद हंगामे हो रहे हैं, वो वहाँ पे नहीं मामला, वो हसीना वाजिद को नहीं मान रहे, बल्कि वहाँ पे एक नई जो कंपेन है उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में दाखिली मसला है ना, ये आपस के मसले चल रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के, तहरीक इंसाफ, अदालतें, इलेक्शन कमीशन, हमारे मुख्तलिफ जो अदारे हैं, अब आपस में चल रहा है। लेकिन जो बांग्लादेश में जो हंगामे हो रहे हैं, इंडिया आउट के नाम से वहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं, मतलब वो जो जैसे मालदीव में हुआ था ना, इंडिया आउट कैंपेन चली थी, तो वॉइस ऑफ अमेरिका ने आज उसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी चूँकि वॉइस ऑफ अमेरिका की, और ये चूँकि जब स्ट्रेटेजिक मामला आ जाते हैं तो उसमें हम उसको मैं डिस्कस ज़रूर करता हूँ कि बांग्लादेश की कैंपेन जो है उसको भी, जो 14th है, उसको भी इंडिया आउट कैंपेन है। अच्छा, अब इंडिया आउट कैंपेन और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट भी यही खबर दे रहा है कि बांग्लादेशी लॉन्च इंडिया आउट कैंपेन ओवर न्यू दिल्लीज एलिजेंट मेडलिंग ऑफ टू कीप हसीना इन पावर। अब ये जो है ना, अच्छा इंडिया टुडे ने भी कुछ दिन खबर दी थी, कुछ दिन पहले, कि जी मालदीव के बाद बांग्लादेश में भी ये नफ़रत और मिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन चल रही है। लेकिन बात ये है कि कैंपेन का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मालदीव में भी इंडिया आउट, और ये बांग्लादेश में भी जो कैंपेन चल रही है वो इंडिया आउट के नाम से, सोशल मीडिया पे हैशटैग और ये सारे। तो ये अब क्या हो रहा है इसको देखते हैं। और पूरी रिपोर्ट वॉइस ऑफ अमेरिका की इस पे है कि ये जो है इसमें इंडिया आउट से मुराद ये नहीं कि इंडिया की कोई फौजें हैं वहाँ पे मालदीव की तरह, वो इंडिया आउट से मुराद ये है कि इंडिया के बना हुआ जितना सामान बांग्लादेश में आ रहा होगा बाइकआउट करो। अब बहुत बड़ी तिजारत है, इंडिया से तो बहुत कुछ आता होगा बांग्लादेश, बांग्लादेश से बहुत कुछ आता होगा इंडिया, पड़ोसी मुल्क है, और मतलब बहुत तिजारत होगी आपस में, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता, लेकिन वो जो ये जो कैंपेन है कि जी दुकानों पे इंडिया का बना हुआ सामान नहीं बिकेगा, कोई कपड़े इंडिया के नहीं बिकेंगे, और ये सारा वहाँ पे कैंपेन शुरू हो गई, उसका नाम ही इंडिया आउट। तो ये वहाँ की, अच्छा ऑपोजिशन ने जो कि बाइकआउट कर दिया था, वो 300 की 300 सीटें हसीना वाजिद साहबा ले गई, तो उसके नतीजे में वहाँ पर वो पॉलिटिकल तो क्योस है, वहाँ पे ऑपोजिशन है ही नहीं। वो जो वो कह रहे हैं जब से हसीना वाजिद आई हैं तो इंडिया की वजह से बैठी हुई हैं, तो वो बांग्लादेश में भी इलेक्शंस के नतीजे में ठहराव नहीं आया, क्योंकि स्टेटस को जो है वो बरकरार है अपनी जगह। तो ये लेकिन वो जो है उसमें वो नहीं दे, पाकिस्तान का जो है ये आसानी के साथ अगर यहाँ पे मामलात हों, हमारे ख़ाबरीन देखें कि लोगों के क्या मसाइल हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स को ज़रा थोड़ा सा उधर भी झांकें नीचे,
तो बजाय इसके कि उसको वो बना दिया, उसको वो बना दिया, ये कोई अच्छा तासुर नहीं जा रहा लोगों पे जिस तरह से ये हुकूमत साजी हो रही है ना। थोड़ा सा ये कि अवाम के लिए क्या करना है, अच्छा जी इसको मतलब होता है ये बेहतरीन शख्स है, इसको हम लाएँ सामने। अब देखते हैं कि पंजाब के अंदर काबीना और ब्यूरोक्रेसी कैसी आती है, मरकज़ में कैसी काबीना बनती है। लेकिन ये है कि वो मईशत और सिक्योरिटी और ये जो इलेक्शन कमीशन हर रोज़ एक आदमी जीतता है, फिर डी नोटिफिकेशन भी, वो लोग थोड़ा सा उससे बेजार भी हो गए हैं कि यार इसको मतलब 45 इसको ये ठहराव इसमें आना ज़रूरी है ताकि आगे चले मामला। और तहरीक इंसाफ जो है वो जारहाना मूड में, वो जारहाना मूड में और अकेली नहीं। अब उसके साथ बाकी देखें ना, सिंध के अंदर तो पीसा पगारा और बाकी तो देखते हैं कि मामला कहाँ जाके ठहरते हैं। असल मामला ये है कि मुल्क इस्तेहकाम का शिकार हो और जो बुनियादी कलीदी मसाइल हैं रियासत के इस पर, और जो कि मैन मेड क्राइसिस हैं, उससे हम जल्द से जल्द निकलें बहसीत कौम के, और निकल जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदानवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।